Hi guys, this is Vikram and today I will start new topic present perfect tense। तो यहाँ से आपको नाम से पता लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट मीन्स वर्तमान एंड परफेक्ट मीन्स पूर्ण रूप अर्थात कोई भी कार्य क्रिया जो वर्तमान में पूर्ण रूप से हो चुकी है। तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का आपका नया टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। और यदि आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो लेक्चर देखें जिससे कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप हिंदी में कैसे पहचानेंगे। जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो हिंदी से इंग्लिश पढ़ेंगे जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो। तो ध्यान से समझे कि जब भी आपके हिंदी में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, पहचान क्या होती है पहले आप हिंदी में पहचान समझे इसकी, क्योंकि जब आपकी हिंदी परफेक्ट होगी, हिंदी में आप समझ पाएंगे तब जाके आप उसे इंग्लिश में भी समझ पाएंगे। तो पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अर्थात कोई भी कार्य क्रिया जो पूर्ण रूप से हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ तक ही बात सीमित नहीं रखनी है कि केवल वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो क्या इस प्रकार के वाक्य ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत बोले जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि केवल चुका है, चुकी है, चुके हैं से वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बोले जाते हैं। और भी सेंटेंस जिसका अंत यदि एमवी सेकंड की मूल हिंदी से हो, जो आपने देखा होगा मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, एमवी फर्स्ट, एमवी सेकंड, एमवी थर्ड, एमवी फोर, एमवी फिफ्थ। तो जो एमवी सेकंड की जो मूल हिंदी होती है उसमें यदि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो यदि ये आए तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। तो समझे यहाँ पर ध्यान से कि जैसे गया, तो आपने देखा होगा गया है अर्थात आपने गया में क्या ऐड कर दिया, है ऐड कर दिया अर्थात वाक्य में आपने है ऐड करते ये वाक्य किसके तहत बोला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत बोला जाएगा। और समझे यहाँ पर दिया है, दिया है, तो दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं है, ये पास्ट टेंस के तहत बोला जाएगा। लेकिन दिया में जैसे आपने है वर्ड ऐड कर दिया, मैंने उसे पैसे दिए हैं, तो जैसे आपने ऐड कर दिया सेंटेंस किससे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, दिया है, लिया। तो लिया अगर सिंपल सा बोला मैंने पैसे लिए तो सेंटेंस कौन सा होगा? पास्ट सिंपल के तहत बोला जाएगा। लेकिन मैंने पैसे लिए हैं, लिया है वर्ड ऐड कर दिया तो टेंस कौन सा होगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, दिया है, लिया है, सोया है, खाया है, पिया है। तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किससे की जाती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। तो याद रखें कि चुका है, चुकी है, चुके हैं ये भी वाक्य के अंत में आए तो इस प्रकार के वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत बोले जाते हैं। तो एमवी सेकंड की मूल हिंदी में यदि है, हूँ, हो इस प्रकार के वाक्य अगर ऐड हो जाए तो वाक्य किस टेंस के तहत बोले जाता है? वाक्य बोले जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत बोला जाता है। तो यहाँ पर आपने समझा ध्यान से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे समझे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हिंदी में कि हिंदी में इस सेंटेंस को हम किस टेंस में फ्रेम करें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या फिर पास्ट सिंपल का है। तो याद रखें जो भी वर्ड मैंने लिखे है, गया है, दिया है, लिया है, सोया है, खाया है, पिया है, इन वर्ड के पीछे यदि है, हु, हो यदि ये वर्ड हट जाए और सिंपल रह जाए गया, दिया, लिया, सोया, खाया, पिया, तो इस प्रकार के वाक्य पास्ट सिंपल के तहत बोले जाते हैं। और यदि इनमें ये वर्ड ऐड है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत बोले जाते हैं। याद रखें इसे। अब हम बात करते हैं इसके रूल की। रूल क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखने की ट्रिक आपको ये रखनी है कि चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट वर्ड आ रहा है तो याद रखें वहाँ पर मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म।
वो प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या यूज़ कर दिया यहाँ पर, हैज़ हैव, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। तो याद रखें कि ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस फॉर्मूले को आप कैसे याद रखेंगे तो वो भी समझे आप। आपको इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस तरीके से याद नहीं करना है, आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ये हेल्प रहेगी कि आप इसे किस तरह से याद रखें। तो याद इस तरीके से रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार हैज़ या हैव के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तब इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। दोबारा समझे इसे कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार हैज़ हैव के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तब इस प्रकार के वाक्यों में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, जो कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म की सहायता करती है। और यहाँ पर क्रियाएं कितनी है, यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं। तो पहली वाली हमेशा क्या बन जाती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, एंड ये होती है आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब का मतलब होता है आपका मुख्य क्रिया। तो याद रखें कि हैज़ हैव के तुरंत बाद जब भी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आए और उसके तुरंत बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। तो अब हम जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ आप हैव यूज़ करेंगे। तो याद रखें जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, वह सिंगुलर नाउन, क्या हो आपका सिंगुलर नाउन। जब भी आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तब आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है हैज़। क्या यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ करना है। जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या फिर प्लूरल नाउन, क्या हो आपका प्लूरल नाउन, तब आपको क्या यूज़ करना है, तब आपको यूज़ करना है हैव। याद रखें कि जब भी आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो तब आप हैज़ यूज़ करें, और जब भी आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे व प्लूरल नाउन हो तब क्या यूज़ करें, हैव यूज़ करें। और याद रखें कि जब भी सेंटेंस में 2 क्रिया हो तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब दूसरी वाली मेन वर्ब कहलाती है। जब सेंटेंस में 3 क्रियाएं हो तो पहली 2 हेल्पिंग वर्ब तीसरी वाली मेन वर्ब कहलाती है, और जब सेंटेंस में 4 क्रियाएं हो तो पहले 3 हेल्पिंग वर्ब एंड फोर्थ वन मेन वर्ब कहलाती है। तो दोबारा समझे इसे ध्यान से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, दिया है, लिया है, सोया है, खाया है, पिया है। तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत की जाती है। इसे हमने समझा हिंदी में, अब समझते हैं कि इसे इंग्लिश में किस तरह से समझे। कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गिवन होगा तो याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार हैज़ हैव के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तब इस प्रकार के वाक्यों में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, जो कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की सहायता करती है। और 2 क्रिया होने के कारण पहली वाली हेल्पिंग वर्ब बन गई और दूसरी वाली मेन वर्ब बन गई। अब बात आती है कि किसके साथ हम क्या यूज़ करें, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ यूज़ करें, आई, वी, यू, दे व प्लूरल नाउन के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। तो ये समझा हमने अभी यहाँ पर कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पहचानेंगे और कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में पहचानेंगे, और कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें। तो ये हमने अभी तक समझा। अब हम बात करते हैं कि इसके रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जब भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो तब यहाँ पर हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेस लगा सकते हैं, और नेगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। और जब भी इस प्रकार के वाक्यों के इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने हो तब वहाँ पर वापस हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं। द इंटरोगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। तो सेंटेंस को हम 4 तरीके से फ्रेम करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोनेगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस को हम 3 तरीके से फ्रेम करेंगे, एक सिंपल, एक सब्जेक्ट के बाद ओनली का स्ट्रेस, एक ऑब्जेक्ट के बाद ओनली का स्ट्रेस। फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव को वापस 3 तरीके से फ्रेम करेंगे, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक इंटरोगेटिव का सब्जेक्ट के बाद स्ट्रेस, एक इंटरोगेटिव का ऑब्जेक्ट के बाद स्ट्रेस, फिर फ्रेम करेंगे इंटरोनेगेटिव। तो इस तरीके से हम 8 सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तब जाके हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक लैंग्वेज की तरह सीख पाएंगे।
तो हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं लैंग्वेज का पार्ट, तो याद रखें कि लैंग्वेज की पार्ट में आपको ये याद रखना है कि हैज़ के तुरंत बाद हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव व इंट्रोगेटिव वाक्यों में ओनली शब्द से स्ट्रेस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा सकते हैं आवश्यकता अनुसार, एंड नेगेटिव व इंट्रोगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें। कई बार स्पोकन में इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बोलने की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं इसके रूल्स की और एग्जाम्पल्स की भी, कि जहाँ से आपको रूल्स के साथ साथ एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं पहले हम पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस, एंड पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस से पहले हम उसके रूल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एग्जाम्पल की पहले रूल के साथ। तो पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस यानी फर्स्ट रूल क्या बनेगा आपका? सब्जेक्ट। ये क्या आपका? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करें आप? हैज़ या हैव। तो याद रखें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करेंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल भी साथ में लेके चलेंगे जिससे कि आपको यह फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझे, सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है। तो आपने देखा कि सेंटेंस में क्या आया? चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्लियर? तो ये किस टेंस के तहत बोला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत। इस सेंटेंस को हम एक तरीके से फ्रेम कर सकते हैं हिंदी में। कैसे? देखें यहाँ पर, सुमन ने ग्रेजुएशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्नातक, सुमन ने ग्रेजुएशन कर ली है। देखा यहाँ पर आपने, अगर ऐसे बोलते हैं सुमन ने ग्रेजुएशन कर ली, केवल है यूज़ नहीं करते, तब ये टेंस कौन सा होता है? पास्ट सिंपल टेंस। याद रखें। लेकिन जैसे आपने है वर्ड ऐड कर दिया तो ये टेंस कौन सा हो गया आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सुमन ने ग्रेजुएशन कर ली है। या फिर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर, सुमन ने ग्रेजुएशन की है। अगर ये सिंपल सेंटेंस अगर ऐसे होता है सुमन ने ग्रेजुएशन की, तो टेंस कौन सा होता है? पास्ट सिंपल। लेकिन जैसे आपने हैव वर्ड ऐड कर दिया, सुमन ने ग्रेजुएशन की है, सुमन ने ग्रेजुएशन कर ली है, सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है। तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किस टेंस के तहत की जाती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर आपने हिंदी देखी, हिंदी यहाँ पर 3 तरीके से आपने फ्रेम की, लेकिन इसका इंग्लिश का सेंटेंस एक तरीके से फ्रेम होगा। वो कैसे होगा? देखें यहाँ पर, सुमन, सुमन जो नाम है यहाँ पर क्या है आपका? सिंगुलर नेम है। क्या यूज करेंगे यहाँ पर? हैज। सुमन हैज डन फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन। तो करने की बात हुई यहाँ पर, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर थर्ड फॉर्म में डन। सुमन यहाँ पर क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब, डन यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड ग्रेजुएशन यहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो याद रखें कि हिंदी में जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को 3 तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश एक ही रहेगी। तो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखें माइंड में कि सुमन ने ग्रेजुएशन की है, ये किस प्रकार के टेंस के तहत बोला जाएगा, या फिर सुमन ने ग्रेजुएशन कर ली है, सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है। तो तीनों ही तरह से हिंदी जो आपने बोली है उसकी इंग्लिश केवल एक तरीके से फ्रेम होगी। कैसे? सुमन हैज़ डन ग्रेजुएशन। तो सुमन यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डन यहाँ पर एमवी थर्ड, एंड ग्रेजुएशन यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब हम समझते हैं इसमें से, इन तीनों हिंदी में से मैं केवल एक हिंदी लेके चलूँगा। आपको याद रखना है हिंदी 3 तरीके से फ्रेम हो सकती है। अब केवल एक हिंदी लेके चलूँगा मैं, और हम देखते हैं अब कि पॉजिटिव के सेकंड सेंटेंस, पॉजिटिव के सेकंड सेंटेंस अर्थात जब भी हमें सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो फॉर्मूला क्या होगा और एग्जाम्पल क्या होगा। तो समझे ध्यान से यहाँ पर। तो अब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाते हैं तो ज़रूरत क्यों होती है, तो वो भी यहाँ पर समझेंगे। तो पहले फॉर्मूला देखें, ये पॉजिटिव का सेकंड नंबर फॉर्मूला, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज़ किया आपने? ओनली। ओनली यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि आपको ओनली शब्द किसी से सुनने को मिल जाए तब याद रखें कि उसने वहाँ पर क्या लगाया है? स्ट्रेस लगाया है।
फिर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, हैज़ या हैव, आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एमवी थर्ड एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल समझे पहले। सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है। सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है, इस सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत क्यों हुई? तो ध्यान से समझे कि मैंने फ्रेंड से बात करते हुए कहा कि सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है, तब फ्रेंड ने कहा कि सुमन ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी है, सुमित्रा ग्रेजुएशन कर चुकी है। अर्थात उसने सुमन के नाम को रिमूव करके क्या यूज़ कर दिया, सुमित्रा यूज़ कर दिया। और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है। तो सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में, सुमन ओनली हैज़ डन ग्रेजुएशन। तो मुझे अपनी बात साबित करने की जरूरत थी कहाँ पर, सब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालते हुए। तो सेंटेंस क्या बना, सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है, सुमन ओनली हैज़ डन ग्रेजुएशन। तो सुमन यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट, ओनली यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने स्ट्रेस, हैज़ यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ग्रेजुएशन यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो अब बात करते हैं थर्ड नंबर फॉर्मूला और जानेंगे कि ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करते हैं। तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओनली। तो ओनली यहाँ पर क्या आपका स्ट्रेस है। तो याद रखें कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम करेंगे, तो सुने ध्यान से। पहले यहाँ पर कि मैंने फ्रेंड को कहा कि सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है, तो फ्रेंड ने बोला कि सुमन ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी है, सुमन एमकॉम अर्थात मास्टर डिग्री कर चुकी है। तो मैंने ग्रेजुएशन की बात की है और उसने मास्टर डिग्री की बात की, अर्थात ग्रेजुएशन को जुटला दिया। और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि सुमन ग्रेजुएशन ही कर चुकी है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो आप सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल समझे कि मैंने कहा कि रवि क्रिकेट खेल चुका है। मैंने बोला रवि क्रिकेट खेल चुका है, फ्रेंड ने बोला रवि क्रिकेट नहीं खेल चुका है, रवि फुटबॉल खेल चुका है। अर्थात उसने क्रिकेट वर्ड को हटा के क्या यूज़ कर दिया, फुटबॉल। और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि रवि क्रिकेट ही खेल चुका है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर भी स्ट्रेस यूज़ किया कि सुमन ग्रेजुएशन ही कर चुकी है। तो स्ट्रेस जो यूज़ किया ही का, ये कहाँ पर यूज़ किया हिंदी में आपने, ग्रेजुएशन के बाद। तो इंग्लिश में आप जो ओनली शब्द का स्ट्रेस लगाएंगे वो कहाँ पर लगाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद। सेंटेंस क्या बनेगा, सुमन हैज़ डन ग्रेजुएशन ओनली। तो जो आपने ओनली शब्द यहाँ पर यूज़ किया, ये क्या यहाँ पर स्ट्रेस है, वो किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ग्रेजुएशन यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, डन यहाँ पर क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एंड सुमन यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंस के सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो पॉजिटिव के तीनों सेंटेंस को मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुने। फर्स्ट सेंटेंस आपका पॉजिटिव का, सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है, सुमन हैज़ डन ग्रेजुएशन, सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है, सुमन ओनली हैज़ डन ग्रेजुएशन, सुमन ग्रेजुएशन ही कर चुकी है, सुमन हैज़ डन ग्रेजुएशन ओनली। तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव के 3 सेंटेंस सीखे। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तहत। तो हमने जाना कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो नोट कौन से नंबर पर आता है आपका, नोट आता है आपका 3rd नंबर पे। तो टेंस के अकॉर्डिंग याद रखें कि जब भी आपको नोट यूज़ करना है कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे आप, 3rd नंबर पे। तो अब बात करते हैं नेगेटिव की। किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव अर्थात नकारात्मक। जब भी हमें नकारात्मक वाक्य बोलने की ज़रूरत पड़े किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो फॉर्मूला देखें यहाँ पर, ये आपका रूल नंबर 4, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस
नोट। देखें यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे, हैज सेकंड नंबर पे, नोट कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नोट यूज किया है, एमवी थर्ड, एंड ये आपका ऑब्जेक्ट। तो अब समझे इसका एग्जाम्पल कि सुमन ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी है। सेंटेंस क्या बनेगा? सुमन हैज नॉट डन ग्रेजुएशन। सुमन हैज नॉट डन ग्रेजुएशन। तो सुमन यहाँ पर फर्स्ट, हैज यहाँ पर सेकंड नंबर पे, नोट यहाँ पर कौन से नंबर पे? आपका थर्ड नंबर पे। तो इस तरीके से जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत हो तो हम नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हैज़ के तुरंत बाद यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझा आपने सेंटेंस कि सुमन ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी है, सुमन हैज़ नॉट डन ग्रेजुएशन। तो ये था आपका नेगेटिव। अब जानते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ओनली शब्द से स्ट्रेस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। तो समझे आप इंटरोगेटिव, जिसे कि हम प्रश्नवाचक कहते हैं, अर्थात जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य से प्रश्न करने की ज़रूरत हो तब सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। और पहले समझ लेते हैं रूल के बारे में। ये आपका 5th नंबर रूल। तो जब भी आपको प्रश्न करने की ज़रूरत हो तो आप हमेशा किससे करेंगे? हैज़ या हैव से करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो? सिंगुलर हो, ही सी इट या सिंगल नेम हो, तब हैज़ से क्वेश्चन करेंगे। और जब आपका सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, अर्थात आई वी यू दे, तब किससे क्वेश्चन करेंगे? यहाँ पर हैव से क्वेश्चन करेंगे। फिर यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, क्या सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है? क्या सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है? यदि मैंने क्वेश्चन किया तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हैज़। हैज़ क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर जो सुमन नाम है वो क्या आपका सिंगुलर है। तो हैज़ सुमन, थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर? डन ग्रेजुएशन। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ आपका? हैज़ सुमन डन ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से जब भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न करने हो तब सिंगुलर सब्जेक्ट से प्रश्न करने हो तब हैज़ से करें, जब प्लूरल सब्जेक्ट से प्रश्न करना हो तो किससे करेंगे? आप हैव से करेंगे। अब हम समझते हैं कि इंटरोगेटिव वाक्यों के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर या दबाव डालते हुए आप कैसे प्रश्न कर सकते हैं। तो समझे यहाँ पर रूल नंबर 6 किसका? इंटरोगेटिव का। और वो कौन सा रूल है कि जब आपको सब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो रूल नंबर 6 देखें यहाँ पर। रूल नंबर 6, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज़ करेंगे आप? ओनली शब्द से स्ट्रेस प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो जब भी आपको प्रश्न करते हुए सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाने की ज़रूरत हो तब आप ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखें 6 नंबर, क्या सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है? जब भी आपको इस तरीके से बोलने की जरूरत हो कि क्या सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है तो सेंटेंस क्या बनेगा? हैज़ सुमन ओनली डन ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चन मार्क। तो जब भी आपको सब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से क्या लगा सकते हैं? स्ट्रेस लगा सकते हैं। क्या सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है? हैज़ सुमन ओनली डन ग्रेजुएशन। हैज़ यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सुमन यहाँ पर सब्जेक्ट, और ओनली यहाँ पर क्या है? स्ट्रेस है। कहाँ पर? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। डन यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ग्रेजुएशन यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं रूल नंबर 7 में कि जब भी आपको प्रश्न करते हुए ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो पहले समझे यहाँ पर रूल नंबर 7। तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस ओनली एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसका समझे ध्यान से कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाना हो क्वेश्चन करते वक्त, तब ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाएं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तब हैज़ यूज़ करें, जब सिंगुलर आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तब क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, क्या सुमन ग्रेजुएशन ही कर चुकी है एंड क्वेश्चन मार्क। क्या सुमन ग्रेजुएशन ही कर चुकी है, सेंटेंस क्या बनेगा, हैज सुमन डन ग्रेजुएशन ओनली। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते वक्त अगर आपको ओनली शब्द अगर एंडिंग में मिले तो आप समझे इसे ध्यान से कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी ने स्ट्रेस यूज़ किया है। और आप भी यूज़ कर सकते हैं बोलते वक्त, जब भी आपको प्रश्न करते हुए ऑब्जेक्ट पर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत हो तो आप इस तरीके से ओनली शब्द से क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है, क्या सुमन ग्रेजुएशन ही कर चुकी है, हैज़ सुमन डन ग्रेजुएशन ओनली। तो इस तरीके से आपने इंटरोगेटिव के 3 सेंटेंस फ्रेम किए, ध्यान से समझे वापस। क्या सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है, हैज़ सुमन डन ग्रेजुएशन। क्या सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है, हैज़ सुमन ओनली डन ग्रेजुएशन। क्या सुमन ग्रेजुएशन ही कर चुकी है, हैज़ सुमन डन ग्रेजुएशन ओनली। इस तरीके से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया है। अब हम बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। जब भी आपको प्रश्न करते वक्त नकारात्मक वाक्य को बोलने की जरूरत पड़े तब सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम होगा, तो पहले समझे यहाँ पर रूल इंटेरोनेगेटिव का। इंटेरोनेगेटिव कौन सा, रूल नंबर 8। तो प्रश्न वापस हमेशा किससे करेंगे, हैज़ से करेंगे। और नोट कौन से नंबर पर आएगा आपका, 3rd नंबर पे, नोट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जांपल समझे, क्या सुमन ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी है एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जांपल समझे इंग्लिश में, हैज़ सुमन, नोट कौन सा नंबर आपका, 3rd नंबर पे, हैज़ सुमन नॉट डन ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो क्या सुमन ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी है, हैज़ सुमन नॉट डन ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को, इंटरोगेटिव के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो जो अभी तक हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं उन्हीं सेंटेंस को किस तरीके से आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से बोलते हुए अपने स्पोकन को क्लियर करना है, तो मैं एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। जो भी सेंटेंस हमने अभी तक यहाँ क्लियर किए हैं उन्हीं सेंटेंस को रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुने। सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है, सुमन हैज़ डन ग्रेजुएशन। सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है, सुमन ओनली हैज़ डन ग्रेजुएशन। सुमन ग्रेजुएशन ही कर चुकी है, सुमन हैज़ डन ग्रेजुएशन ओनली। सुमन ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी है, सुमन हैज़ नॉट डन ग्रेजुएशन। क्या सुमन ग्रेजुएशन कर चुकी है, हैज़ सुमन डन ग्रेजुएशन। क्या सुमन ही ग्रेजुएशन कर चुकी है, हैज़ सुमन ओनली डन ग्रेजुएशन। क्या सुमन ग्रेजुएशन ही कर चुकी है, हैज़ सुमन डन ग्रेजुएशन ओनली। क्या सुमन ग्रेजुएशन नहीं कर चुकी है, हैज़ सुमन नॉट डन ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को विथ हिंदी विथ इंग्लिश बोलते हुए प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका जो सेंटेंस है वो भी क्लियर होगा और साथ साथ में आपके रूल्स भी क्लियर होंगे। तो मेरा मकसद यही है कि आप यदि इस सेंटेंस को, एक सेंटेंस को यदि 8 बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका माइंड में कुछ ना कुछ तो उस सेंटेंस का एक पार्ट आपके माइंड में फिट हो ही जाएगा और डेफिनेटली आप एक लैंग्वेज को परफेक्टली सीख जाओगे। और वैसे तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप सेंटेंसेस को फ्रेम नहीं कर सकते हो और इंग्लिश को परफेक्ट नहीं कर सकते हो। सो ट्राई टू डू इट प्रैक्टिस और अपने इस स्पोकन को क्लियर करें। तो अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की, जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। मैं आपको पहले समझा दूंगा उन सेंटेंस को कि किस तरीके से आपको उनको फ्रेम करना है और आपको उन सेंटेंस को होमवर्क में घर पे नोट डाउन करना है और लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना आप रिटर्न करोगे उतना ही आपका स्पोकन भी क्लियर होगा, क्योंकि रिटर्न करने से आपके माइंड में कुछ चीज़ें जल्दी से फिट हो जाती है। तो बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, किस तरीके से आपको समझना समझे। वे फिल्में बना चुके हैं, वे फिल्में बना चुके हैं। या फिर इस सेंटेंस को आप हिंदी में इस तरीके से भी बोल सकते हैं, उन्होंने
बना ली है, या फिर एक तरीके से वो फ्रेम कर सकते हैं उन्होंने फिल्में बनाई है, उन्होंने फिल्में बनाई है। देखा यहाँ पर आपने कि 3 तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं हिंदी में। वे फिल्में बना चुके हैं, उन्होंने फिल्में बना ली है, उन्होंने फिल्में बनाई है। लेकिन जो इसकी इंग्लिश होगी वो एक तरीके से फ्रेम होगी। वो कैसे होगी देखें यहाँ पर, वे को क्या बोलते हैं हम, दे। वो दे यहाँ पर क्या आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने हैव क्यों यूज़ किया, कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आपका प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब क्या यूज़ करेंगे, हैज़, और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या यूज़ करेंगे, हैव। तो दे हैव मेड, और फिल्में ये क्या आपका प्लूरल शब्द है, तो क्या यूज़ करेंगे, दे हैव मेड मूवीज़। क्या यूज़ करेंगे, दे हैव मेड मूवीज़। तो हैव यहाँ पर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, एंड मेड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट, एंड मूवीज़ यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस फ्रेम किया कि वे फिल्में बना चुके हैं, उन्होंने फिल्में बना ली है, उन्होंने फिल्में बनाई है। तीनों तरीके से अगर हिंदी फ्रेम हो तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। इंग्लिश आपकी एक बनेगी, दे हैव मेड मूवीज़। तो जब भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत हो तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, देखें यहाँ पर, वे ही फिल्में बना चुके हैं, दे ओनली हैव मेड मूवीज़। और जब आपको ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, वे फिल्में ही बना चुके हैं, दे हैव मेड मूवीज़। जब नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना हो तब कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर, वे फिल्में नहीं बना चुके हैं, दे हैव नॉट मेड मूवीज़। नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्न करते वक्त आप कैसे प्रश्न करेंगे, देखें यहाँ पर, क्या वे फिल्में बना चुके हैं, हैव दे मेड मूवीज़। जब आपको सब्जेक्ट के ऊपर जोर या दबाव डालते हुए प्रश्न करना हो, सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या वे ही फिल्में बना चुके हैं, हैव दे ओनली मेड मूवीज़। और जब आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े प्रश्न करते वक्त, तब सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, क्या वे फिल्में ही बना चुके हैं, हैव दे मेड मूवीज़ ओनली। और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा आपका नंबर 8, क्या वे फिल्में नहीं बना चुके हैं, हैव दे नॉट मेड मूवीज़। तो इस तरीके से हम 8 सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं क्योंकि हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। सो लैंग्वेज में डेफिनेटली वी नीड टू लर्न अबाउट all the things, then we are able to understand this language. So ये क्लियर है, ये सेंटेंस आपको होमवर्क में नोट डाउन करना है, ये मैंने आपको समझा दिया है। और आप सेंटेंस लेके प्रैक्टिस करें क्योंकि 2 या 3 सेंटेंस से आप लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो लैंग्वेज सीखने के लिए आपको सेंटेंसेस को लेके प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका जो स्पोकन है क्लियर हो जाए। आपको और एग्जाम्पल लेने हैं, आपको केवल यहाँ पर वर्ब को चेंज करना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, और इस तरीके से आप अपने स्पोकन को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, आप अपने स्पोकन को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस भी करें घर पे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप स्पोकन में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपका स्पोकन फ्लुएंट नहीं हो पाएगा। तो try to speak in English and try to live in English. Definitely one day you are able to speak in English. तो आज के लिए इतना ही, बने रहे नेक्स्ट वीडियोस के लिए, and thanks for watching this video.